हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कौन से इंजेक्शन के साथ कौन सा इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगाया जाता है और कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो इंजेक्शन को मिक्स करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि अगर इन इंजेक्शन को मिक्स करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का प्रेसिपिटेशन बन जाता है या उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर इन इंजेक्शन को मिक्स करने से अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि ऐसे इंजेक्शन को नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हर एक मेडिसिन का जो रिसेप्टर होते हैं, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन पर जो रिसेप्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हर एक मेडिसिन जो है अपने तरीके से, अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं टेटेनस के केस में क्या डाइक्लोफिनेक और टेटेनस इंजेक्शन साथ में मिक्स करके लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बहुत सारे लोग इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स कर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिक्लोफिनेक है, मतलब कि डाइक्लोफिनेक है, वो दर्द को कम करने के काम में आता है क्योंकि ये एनसेड क्लास का इंजेक्शन होता है। जबकि यहाँ पर देखिए जो टेटेनस इंजेक्शन है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम से ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेट्राई बैक्टीरिया को ये मार गिराता है। तो यहाँ पर देखिए डाइक्लोफिनेक और टेटेनस इंजेक्शन को अगर हम एक साथ में मिक्स कर देते हैं तो टेटेनस इंजेक्शन की जो इफिकेसी होती है, मतलब कि इसकी जो पोटेंसी होती है, काम करने की जो इफेक्टिवनेस होती है, वो कम हो जाती है। इसी के चलते यहाँ पर डाइक्लोफिनेक और टेटेनस इंजेक्शन को एक साथ मिक्स नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए मिक्स कर भी सकते हैं, बट टेटेनस इंजेक्शन की जो इफिकेसी है वो कम हो जाती है। तो इसको लगाने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डाइक्लोफिनेक के लगभग 1 घंटे या 2 घंटे बाद आप टेटेनस इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेटेनस के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारी बॉडी में जो है अकड़न पैदा हो जाती है और साथ ही साथ जो हमारी जॉ होती है वो भी अकड़ जाती है, जिसको हम लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंजेक्शन की। यहाँ पर डेक्सोना और एबिल इंजेक्शन, इन दोनों को मिक्स कर लगाया जा सकता है। तो एलर्जी के केस में इन दोनों को मिक्स कर पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डेक्सोना और डेरिफाइलिन। तो डेक्सोना और डेरिफाइलिन, इन दोनों को भी मिक्स कर पेशेंट को दे दिया जाता है। इन दोनों को किस केस में पेशेंट को दिया जाता है, जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्थमा हो जाता है या सीओपीडी डिजीज हो जाती है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए एस्थमा और सीओपीडी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एस्थमा में जो सांस की नली होती है उसमें देखिए सूजन आ जाती है, जिसको हम एस्थमा के नाम से जानते हैं। जबकि देखिए सीओपीडी में देखिए जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, मतलब कि कोलैप्स हो जाती है, और ये लंबे समय से ऐसा होता है। इसी कारण इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि रुकावट ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो एस्थमा और सीओपीडी के केस में इन दोनों को मिक्स कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है रेनिटिडीन और मीटोक्लोप्रामाइड। इन दोनों इंजेक्शन को भी मिक्स कर पेशेंट को लगाया जा सकता है। यहाँ पर रेनिटिडीन गैस के लिए यूज होती है, जबकि मीटोक्लोप्रामाइड ये उल्टी के लिए यूज होती है। तो अगर पेशेंट को गैस बन रहा है या उल्टी की फीलिंग हो रही है या नोजिया हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेक्सोना और जेंटामाइसिन। डेक्सोना और जेंटामाइसिन को कब मिक्स कर दिया जाता है, जब देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो जेंटामाइसिन और डेक्सोना को यहाँ पर मिक्स कर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जेंटामाइसिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जबकि डेक्सोना एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है जो कि स्वेलिंग या रेडनेस या इन्फ्लामेशन को दूर कर देता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की होती है, देखिए किसी भी फार्मा बुक में ये ऐसा नहीं लिखा होता है कि भाई 2 इंजेक्शन को एक साथ आप मिक्स कर दे दें। ये केवल देखिए जनरल ऑब्जर्वेशन होता है कि जो लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो अपने ही अकॉर्डिंग इन इंजेक्शन को जो है मिक्स करके पेशेंट को लगा देते हैं।